राइटिंग एबिलिटी इन सीसेट प्रिपरेशन। लिखने की कला, राइटिंग एबिलिटी, लिखने की कला एंड सीसेट प्रिपरेशन और सीसेट की तैयारी, एंड सीसेट प्रिपरेशन और सीसेट की तैयारी। पांच लेक्चर में हमने केवल बातें ही की हैं, इस लेक्चर में भी हम बातें ही करेंगे। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहाँ से सीसेट असल तरीके से शुरू होगा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, वहाँ से शुरुआत होगी सीसेट की। तो उसके पहले पहले क्या समझना है हमें, मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है वो आंसर राइटिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि पढ़ा तो सब है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सबके लिए नहीं पूछा जाता है, किसी एक टॉपिक के लिए पूछा जाता है। तो बीच में अपना ईगो आड़े आ जाता है कि मैंने पढ़ा तो सब है, तो सारा का सारा मैं ठूस दूँ तो मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसे लोगों को ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, कम नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो शायद टॉपिक से भटक जाते हैं और अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या लिखते चले जाते हैं, तो नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक टॉक रहेगी कि किस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, बहुत छोटा टॉपिक है ये। ओके, तो टॉपर्स को जब भी एनालाइज करोगे, जैसे टॉपर्स की आंसर शीट्स देखो, कभी कभार हर दिन देखो एक टॉपर की एक आंसर शीट, तो उसमें आपको हर टॉपर में एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी। उन सब में भले ही जीके ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनमें एक काबिलियत बहुत अच्छी थी आंसर राइटिंग की। उत्तर जब वो लिखते हैं ना, तो इतना व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं कि पढ़ने वाले को लगता है कि इस इंसान के बारे में और जानना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन ही इतना शानदार होता है, भले ही जीके कम हो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो लोग भी मार्क्स चुरा चुरा कर टॉपर बन जाते हैं। ऐसा होता है। तो हर चीज़ जीके से जुड़ी हुई होती नहीं है यूपीएससी में। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए प्रेजेंटेशन। पता चला कि सजा धजाने में इतना सजा धजा दिया, जैसे होता है ना कई बार कि शादी के लिए सजते हैं लोग, तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सजते हैं, तो वो लोग इतने भी अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा वो पूरा माहौल बिगड़ जाता है उनका। ओके, तो प्रेजेंटेशन किस लिमिट तक होना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, ऐसा होता है कई बार कि ऐसे लोग जो होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं वो आईएएस बन जाते हैं, और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, खूब पढ़ाई कर ली होती है, वो आईएएस बन ही नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे का जब रिसर्च चली तो एक ही चीज़ पता चली कि लोग सिलेक्ट कैसे हो गए। लोग सिलेक्ट इसलिए हुए क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल्स जो थी वो बड़ी शानदार थी। ओके, कम नॉलेज के साथ में भी उन्होंने इतना शानदार पैटर्न बनाया अपने आंसर का कि पढ़ने वाले को मज़ा ही आ गया। ओके, वो बहाव में बहता चला गया। फिर उसको ध्यान आया कि अरे इसके पास इतना जीके नहीं था, पर उसको ध्यान रात में आता है जब मार्क्स दे चुका होता है वो। ओके, तो राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेट पे मैंने एक व्यक्ति को देखा था, उसकी 36 रैंक लगी थी यूट्यूब पर, उसका एक वीडियो आया था। वो जो बंदा था वो जेएनयू में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब जेएनयू में जब पढ़ाई होती है तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं रहती है, थोड़ी सी सेक्युलर टाइप की पढ़ाई होती है। जेएनयू के लोग कैसे होते हैं आपको पता है अच्छे से। ठीक है, वो बहुत बायस्ड रहते हैं, धर्म को नहीं मानना करके वहाँ से शुरुआत होती है, धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, गांधीवाद, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा बायस्ड होते हैं। तो उस 36 रैंक होल्डर का जब मेंस हुआ तो उसने हिस्ट्री ऑप्शनल में लिया था। हिस्ट्री में उसने पूरा पेपर दे दिया, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार मज़ा नहीं आया है, सब खेल बिगड़ गया, शायद मैंने इतनी अच्छी तरीके से लिखा नहीं है। उसके बाद में फिर उसका इंटरव्यू हुआ, उसने क्लियर कर लिया मेंस, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में सर्टनली 5 लोग होते हैं जनरली। 5 लोगों में से जो एक व्यक्ति था, जनरली कौन कौन होता है, या तो यूपीएससी के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं उस बोर्ड के अंदर, टॉप आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस जो होते हैं उनको लिया जाता है, और जो बड़े बड़े कॉलेज के जो लेक्चरर होते हैं उनको बिठाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, आपका कैरेक्टर जज करने के लिए। तो उनमें से एक आदमी वैसा बैठा हुआ था जिसको, जो फिलोसॉफिकल आदमी था। ओके, वो एक लेक्चरर था और वो धर्म को पढ़ाया करता था कॉलेज में। तो उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं, और वो हर बच्चे से धर्म क्या होता है समझाओ प्लीज़, वो वाला क्वेश्चन हर किसी से पूछ रहा था। तो ये वाला भी गया। अब ये पढ़ा था जेएनयू से। ठीक है,
उससे भी पूछा कि धर्म क्या होता है, या धर्म पे विश्वास रखते हो तो क्यों रखते हो, सबसे यही पूछ रहा था। उससे भी पूछा तो उसने बोला सर आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, मैं धर्म पे विश्वास करता ही नहीं हूँ। ठीक, तो अचानक से जो उसका माहौल था, जो एग्जामिनर का मूड था, वो डाउन चला गया। तो उसे इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिले, बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि इंटरव्यूअर को वो जज नहीं कर पाया। उसने तुरंत क्या बोला, मुझे धर्म में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं जवाब क्या दूँ। तो मार्क्स कम हो गए, कट गए इंटरव्यू में से। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसकी 36 रैंक आई। फिर पता चला कि उसने जो डाउट किया था कि हिस्ट्री में मेरा बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा है, आंसर राइटिंग मैंने इतनी अच्छी की नहीं है मेंस में, पता ये चला कि सबसे अच्छी आंसर राइटिंग उसी की थी। ओके, और वो अगली बार की तैयारी करने लग गया था कि मैं अब अगली बार हिस्ट्री नहीं लूँगा, मैं फ़िलोसॉफ़ी ले लूँगा। राइट, तो ऐसा भी कई बार होता है। ओके, तो ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर राइटिंग कैसे होती है GS 1 2 3 4 में, उसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे। लिख लो, व्हाट इज़ गुड आंसर राइटिंग, अच्छी लेखन शैली क्या होती है। व्हाट इज़ गुड आंसर राइटिंग, अच्छी लेखन शैली क्या होती है। एंड व्हाट वी नीड टू डू सो, और इसके लिए क्या करना होता है। एंड व्हाट वी नीड टू डू सो, और इसके लिए क्या करना होता है। कुल मिला के 5 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। 5 पॉइंट्स लिख लो, सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहले पॉइंट्स लिख लो, फिर एक एक को समझेंगे कि आंसर लिखते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना होता है। पहली चीज़ होती है एक्सटेंशन एंड डायमेंशन, विस्तार एवं परिधि। एक्सटेंशन एंड डिमेंशन, विस्तार एवं परिधि। दूसरा होता है बैलेंस, अनुपात या संतुलन, बैलेंसिंग, अनुपात या संतुलन। तीसरा होता है ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। चौथा होता है लैंग्वेज, भाषा। आपकी भाषा आपको कितना रिप्रेजेंट करने वाली है वो ज़रूरी है। ओके, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में ही कंटिन्यूएशन करें, इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश में ही। हिंदी लिखते वक्त उर्दू शब्द का इस्तेमाल ना हो जाए, इस बात का ध्यान रहे। ओके, तो भाषा कैसी होनी चाहिए। और पांचवा होता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए एक्सटेंशन, विस्तार। एक्सटेंशन में क्या होता है वो लिखो, बहुत सिंपल सा है। आप कितना खींचोगे आंसर को, जितना पूछा गया है वहाँ तक, उससे आगे आपको नहीं बढ़ना होता है। अदरवाइज़ आपका आंसर में जो टॉपिक रहता है उसका रास्ता कहीं और चला जाता है और आपका ध्यान भटक जाता है। तो पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है वो लिख लीजिए, जो पूछा गया है वही लिखें। आंसर ओनली व्हाट इज़ आस्क्ड, जो पूछा गया है केवल वो ही लिखें। आंसर ओनली व्हाट इज़ आस्क्ड। नो यूजलेस टॉपिक इन बिटवीन, बीच में अनावश्यक बातें न करें। नो यूजलेस टॉपिक इन बिटवीन, बीच में अनावश्यक बातें ना करें। अब लिखने में तो कितना आसान है कि ये तो बड़ा ऑब्वियस है सर, ऐसा तो हम करेंगे, बट पढ़ा सब कुछ है और उस वक्त आप अपने कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं और आपको लग सकता है कि सर्टनली एक क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आपने बहुत तैयारी कर रखी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सब कुछ पता है, आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में सब कुछ पता है, तो आपने सोचा कि नहीं क्वेश्चन तो बनेगा वर्ल्ड वॉर का और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, कौन से युद्ध कहाँ हुए थे, ये वो कहानी क्या थी, सब कुछ रेडी है मेरा, और क्वेश्चन आया भी मेंस में। पर क्वेश्चन कैसा आ गया कि वर्ल्ड वॉर के 1 के बाद में अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो आप किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 रोकते कि वो होता ही ना। तो सारा पढ़ा लिखा ख़त्म। आपने तो वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा था, आपने कभी ये नहीं सोचा कि वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म कैसे किया जा सकता था या वो कभी होता ही ना, उसके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते थे। ओके, तो पढ़ तो खूब लिया है और पढ़ा वर्ल्ड वॉर 2 ही है, तो आंसर राइटिंग में आप क्या डालोगे, वर्ल्ड वॉर 2 की सारी डिटेल्स डालने लग जाओगे, मार्क्स नहीं मिलने वाले उससे। ओके, वहाँ पर सिचुएशन बदल जाएगी और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, आप ईगो में आ जाओगे कि यार मैंने पूरा तो पढ़ रखा है, मुझे सब कुछ तो आता है, अब मैं सिर्फ वर्ल्ड वॉर के ही बारे में लिखूंगा, जबकि वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा नहीं गया है।
रिलेटिवली पूछा गया है कि आप रोक कैसे सकते थे, होने ही नहीं देना था वर्ल्ड वॉर, आप आंसर में क्या करवा रहे हो, पूरा वर्ल्ड वॉर करवा रहे हो। ओके, दैट मीन्स आपको आपका डायमेंशन पता होना चाहिए, आपको कहाँ रुकना है, कहाँ विस्तार करना है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए? ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जो भी सर्टेन टॉपिक आया है उसमें जितने भी डिमेंशंस हों एक भी नहीं छूटे। एटलीस्ट 10 चीज़ें हैं बताने के लिए, तो 10 की 10 चीज़ें बताओ। ओके, इक्का दुक्का चीज़ें छूटती हैं तो चल सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 चीज़ें आपको पता थी, आपने लिखी केवल एक उस टॉपिक के बारे में, और उस एक टॉपिक को लेकर ही, उस एक सब सब्जेक्ट को लेकर ही आपने सब कुछ बता दिया, मतलब आपने पूरा एलेबोरेशन नहीं किया है। तो दूसरी बात जो रहेगी ध्यान में रखने में इस पहले पॉइंट में, वो रहेगी नथिंग शुड बी लेफ्ट ऑफ दैट टॉपिक। उस विषय का कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। नथिंग शुड बी लेफ्ट ऑफ दैट टॉपिक, उस विषय का कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। दैट मीन्स क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी मत समझ लो और क्वेश्चन बहुत कम भी मत समझो। क्वेश्चन जैसा बना है उसको वैसे ही समझो। ओके, क्योंकि क्या होता है, कई बार क्वेश्चन दिखता कुछ और है और आप शायद समझ कुछ और लेते हो उस क्वेश्चन का मीनिंग, तो आप कुछ और ही लिखना शुरू कर दोगे। तो जो क्वेश्चन आया है उसको, उसके नेचर को सबसे पहले समझिए कि आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ओके, लिखिए, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड इज क्रूशियल। प्रश्न की मांग को समझना सबसे पहले होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज क्रूशियल। प्रश्न की मांग को समझना सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि उस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स लिखे गए थे उन पॉइंट्स को, या उन में से कुछ पॉइंट्स को आपने बहुत सही समझ लिया, लेकिन शायद कुछ पॉइंट्स को गलत समझ लिया। समझना एक एक पॉइंट को है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो आपकी डायरेक्शन ही बदल जाती है आंसर की। ओके, ये हो गया आपका एक्सटेंशन, इतना एक्सटेंशन आपका होना चाहिए। दूसरा जो था बैलेंस, अनुपात। बैलेंस और अनुपात का मीनिंग क्या रहेगा? देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, उस एक क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, उसके अंदर 2-3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, आपसे गैप गैप में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पूछ ली जाती हैं। तो लिख लीजिए, समटाइम्स इन द क्वेश्चन, कभी कभार प्रश्नों में, देयर कैन बी 2 और 3 सेक्शन, 2 और 3 वर्गीकरण हो सकते हैं। देयर कैन बी 2 और 3 सब सेक्शन, 2 और 3 वर्गीकरण हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या मीनिंग होगा इसका? कई बार पूछ लिया, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है भारत की, क्या नुकसान है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या समाधान होने चाहिए, और आपका विश्लेषण क्या है इस बात को लेकर। तो ये 3-4 टॉपिक पूछे आपसे, 3-4 टॉपिक पूछे हैं, तो एक टॉपिक के बारे में लिखकर आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। 3 टॉपिक पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो बैलेंस कैसे बनेगा? आपको तीनों के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो लिख लो, द आंसर शुड ऑल्सो बी बैलेंस्ड। उत्तर को अनुपात में लाना होगा। द आंसर शुड बी इन बैलेंस, तो उत्तर को अनुपात में लाना होगा। विथ ऑल 2-3 टॉपिक्स, उन सभी 2-3 विषयों से। विथ ऑल 2-3 टॉपिक्स, उन 2-3 विषयों से। एंड नो बायसनेस इज नीडेड, और एकात्मक झुकाव भी ना हो। एंड नो बायसनेस इज नीडेड, और एकात्मक झुकाव भी ना हो। उस क्वेश्चन के 3 टॉपिक थे, आपने एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा झुकाव दे दिया कि मैं इसी के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। क्वेश्चन तो बराबर आया था, ये बताओ और ये भी बताओ, और आप पहली चीज़ में आप बताओगे तीनों, लेकिन एक की तरफ ज़्यादा झुकोगे, वो भी गलत है। आपको तीनों को बराबरी से बताना है। बराबरी से मतलब ये नहीं कि 50-50%, कई बार क्रिटिकली एनालाइज भी आ जाता है। अच्छी बातें भी बताओ, प्रोज भी बताओ और कॉन्स भी बताओ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताओ। तो वहाँ पर बैलेंस कैसे बनाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्या बेहतर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट?
ओके, ये जो हमारी सरकार चलती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, लेकिन कुछ देशों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, जैसे कि अमेरिका में। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 50% आप सपोर्ट करेंगे किसको, पार्लियामेंट्री फॉर्म को, और 50% आप सपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म को, ये गलत हो जाएगा। इंडिया में क्योंकि पार्लियामेंट्री है तो 70% पॉइंट्स किसकी तरफ जाने चाहिए, पार्लियामेंट्री को, लेकिन आप बुरा नहीं बोल सकते किसको भी, प्रेसिडेंशियल। तो 7 पॉइंट कुछ ऐसे लिखिए जो किसको सपोर्ट करें, पार्लियामेंट को सपोर्ट करें, सरकार को सपोर्ट करें, और 3 पॉइंट कुछ ऐसे भी लिखो जो फ़ायदा बताएं कि नहीं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है तो उसके भी क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ओके, तो बैलेंस का मतलब ये हुआ, 50-50 नहीं होता है बैलेंस का मतलब यूपीएससी के अंदर, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी आपको कुछ ऐसा ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, आंसर शुड बी गिवन ऑन डिमांड बेसिस, मांग के आधार पर ही उत्तर देना चाहिए। आंसर शुड बी गिवन ऑन डिमांड बेसिस, मांग के आधार पर ही उत्तर देना चाहिए। ठीक है, जो डिमांड की गई है उस डिमांड को आपको पूरा करना है, दैट्स इट, बायसनेस नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, सकारात्मक और नकारात्मक बातें, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स टॉक, सकारात्मक और नकारात्मक बातें शुड बी बैलेंस्ड, अनुपात में रहें, शुड बी बैलेंस्ड, अनुपात में रहें। जनरली कितनी अनुपात में होनी चाहिए, 70-30, ठीक है, 50-50 मत करना, आधी अच्छी बातें बता दी और आधी बुरी, तो वो एक बैलेंस नहीं बनेगा, वो आपको असंतुलित कर देगा आपके आंसर को, भले ही दिखेगा 50-50। अच्छी चीज़ें पूछी गई हैं, व्यवस्था अगर अच्छी है तो ज़्यादा अच्छी बातें निकलेंगी, और उस व्यवस्था की बुराई करनी है तो पूरी बुराई नहीं करनी, उसके बराबर, अच्छाई के बराबर बुराई कितनी करनी है, आधी, 30% के आसपास। इसके बाद तीसरा आता है ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, इसको एविडेंस कहते हैं। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता यानी कि एविडेंस। बातें कर रहे हो आप अपने आंसर में, लेकिन बहुत हल्की बातें हैं जिसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो हल्की बातों से आईएएस तो नहीं बना जा सकता, हल्की बातें नहीं होना, ठीक है। हल्की बातें कब होती है, जब आप एविडेंस नहीं देते हो, ठीक है। भारत में असाक्षरता बहुत है, बात लिख के ख़त्म कर दी, एविडेंस कहाँ है, तो उस एविडेंस में आपको तथ्य लाने पड़ेंगे कि नहीं केरल में बहुत अच्छी है, नहीं सर मणिपुर में बहुत ख़राब हालत है, हरियाणा में भी ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है। या बोल दिया कि जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है इंडिया में, अपने आंसर में लिख दो बहुत है इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी, तो अगली लाइन में कंटिन्यू करो उस बात को कि भैया हरियाणा में अच्छी नहीं है, इस वजह से मैंने ये लाइन लिखी, राइट। तो ये क्या हो गया, एक प्रमाण हो गया, एक एविडेंस आ गया आपकी पहली लाइन को सपोर्ट करने के लिए। खाली बातें करने से आंसर कंप्लीट नहीं होगा कि भारत में ऐसा है तो क्यों है, उसका ठीक नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है। हल्की बातें करने से नहीं, और आपके फैक्ट क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, लिख लो। ओनली लूज टॉक, हल्की बातों से, विथ ओनली लूज टॉक, केवल हल्की बातों से ऑथेंटिसिटी इज नेग्लेक्टेड, प्रामाणिकता खराब होती है। ऑथेंटिसिटी इज नेग्लेक्टेड, प्रामाणिकता खराब होती है। सो स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स आर नीडेड टू सपोर्ट, इसलिए मजबूत तथ्य समर्थन के लिए चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स आर नीडेड फॉर सपोर्ट, इसलिए मजबूत तथ्य प्रामाणिकता के लिए चाहिए, ठीक है। तो जो भी कहो थोड़ा सा ठोस तरीके से कहो, मजबूत तरीके से कहो, और प्रामाणिकता इतनी भी मत दिखा दो कि कहानी दब जाए उस प्रमाण में, पता चला फैक्ट ही फैक्ट दिखा दिए, और जो ओरिजिनल बात आपने शुरुआत में लिखी थी वो गायब हो गई, वो छुप गई। तो बस फैक्ट 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 ज़्यादा हो जाएगा तो फैक्चुअल कंटेंट हो जाएगा, तो भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्वेश्चन शायद कुछ और था, ठीक है। आपने पूरा बायस हो गए आप फैक्ट्स पर, तो ये भी गलत ही रहेगा, ठीक है। प्रामाणिकता का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को एविडेंस देना, राइट,
लाइक मोबाइल है आपका, आपके मोबाइल पे बहुत मैसेज आते हैं किसी के, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट करी। पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा? पुलिस क्या मांगती है? एविडेंस, प्रमाण तो दिखाओ। पुलिस को बस बोल दिया ये बहुत मैसेज करता है सर, पुलिस बोलेगी एविडेंस दिखाओ, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, केवल बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, ये इसका मतलब है, प्रामाणिकता का होना ये मतलब है। तो क्या क्या प्रामाणिकता हो सकती है? 3-4 टाइप की हो सकती है। जैसे अगर आपने कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट लिया है ऑप्शनल में, इंग्लिश लोगे या हिंदी लोगे, हिंदी साहित्य या अंग्रेज़ी साहित्य, ठीक है, या अगर जीएस में भी कहीं कभी कभार किसी पोएट के बारे में पूछा जा सकता है, तो अगर पोएट के बारे में पूछा तो आपको उसका एक चरित्र भी बताना पड़ेगा कि नहीं भैया कालिदास जो थे वो सन यहाँ से यहाँ तक अवेलेबल थे, रामचरितमानस उन्होंने लिखी, ओके, मुगलों के समय में हुआ करते थे कालिदास, और उसके बाद में आपको उसकी प्रामाणिकता भी तो देनी पड़ेगी कि नहीं वो एक अच्छे राइटर थे। तो कालिदास के 2-3 पैराग्राफ अगर याद हो तो और आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो वो एविडेंस क्लियर हो जाएगा कि नहीं कालिदास बोल रहा है ये व्यक्ति कि अच्छा था। आप बोल रहे हो आंसर में, अच्छा कैसे था, एग्जाम्पल भी तो दो। तो ऑथेंटिसिटी कैसे क्लियर कर सकते हो? अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पोएट है, पोएट के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप लिखो, लेकिन उसके साथ में आप उसकी कुछ पोएम भी बता दो। 1-2 लाइन से काम चल जाता है, 1 लाइन से नहीं चलेगा, कम से कम 2 लाइनें तो लगेंगी। अगर वो पोएट की आपको कुछ कथन याद नहीं आ रहे हैं, लाइन्स याद नहीं आ रहे हैं, तो भैया कालिदास का पूछा है ना रामचरितमानस के बारे में, तो थोड़ी बहुत रामायण अगर नहीं पढ़ी है तो ठीक है, और कोई बात नहीं। अगर पोएट के बारे में नहीं आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है, तो एविडेंस कैसे दोगे? आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। केवल संविधान के बारे में बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन एविडेंस के रूप में ये बताना भूल गए कि संविधान में है क्या। ठीक है, संविधान के बारे में बताया बहुत अच्छा है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, ये है वो है, ठीक है, देश चलता है, अच्छा लगा कि जानता है ये व्यक्ति कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगली ही लाइन में लिखना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक डीपीएसपी है, आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पूछें तो हमेशा किसको जोड़ना है? अगली लाइन में आर्टिकल्स को जोड़ना है, जो भी याद रहे, जो भी याद रहे। कुछ तो याद रहते हैं ना, कितनी बार पढ़ चुके होते हैं हम किसी चीज़ों को। आर्टिकल 19 बोल दो, आर्टिकल 21 बता दो, ठीक है। डीपीएसपी में अगर कोई एक याद हो वो बता दो, या पूरा सेक्शन इकट्ठा करके बता दो कि यहाँ से यहाँ तक डीपीएसपी है, जिसके अंदर कुछ एक बात लिखी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में क्वेश्चन आ जाए, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अगर कुछ पूछ लिया तो उसका एविडेंस कैसे दोगे आप? उसका भी तो आपको प्रामाणिकता देनी पड़ेगी। जैसे आपने बात करी, देखो इंटरनेशनल रिलेशन में अभी हाल फिलहाल में भारत और चाइना के बीच में बहुत तनाव चल रहा है, तो उसका सबसे अच्छा एविडेंस होता है मैप बना दो, नक्शा बना दो। क्यों? नक्शे से हर चीज़ क्लियर हो जाती है एग्जामिनर को, बजाय खूब सारा लिखने के। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन में कोई विवाद चल रहा है और उसमें आपने एक नक्शा बना दिया छोटा सा साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने एक्चुअल में दिखा दिया है कि ये चाइना है, ये इंडिया है, यहाँ पर काला पानी है जो किससे टच होता है? नेपाल से, और बस यहाँ पर विवाद है इस बॉर्डर को लेके। बहुत कुछ लिखना रहा क्या आपको? नहीं, आपका काम हो गया। तो इसको प्रामाणिकता बोलते हैं। आपने प्रूफ भी कर दिया नक्शा बना के कि मुझे पता है, मैंने ऐसे ही नहीं बोला है कि तीनों के बीच में विवाद चल रहा है, विवाद का कारण भी बताया नक्शे से, ये एविडेंस हो गया। तीसरा हो सकता है अगर लोगों के बारे में कुछ पूछ लें, गांधी जी के बारे में पूछ लें, स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछे क्वेश्चन, या किसी भी एक महान इंसान के बारे में पूछे, तो पता होना चाहिए कि एविडेंस अगर आप दे रहे हो उस महान व्यक्ति का कि वो महान क्यों था, तो उसके 2-4 लाइनें जो उसने कही हो अगर वो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे एक ऐसे मैंने आपको भेजा है अभी आज गांधी जी का, उसका टॉपिक पढ़ के मुझे बताएंगे आप? उसका एक टॉपिक है, ये 2013 का क्वेश्चन था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका? दूसरों में अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, राइट? किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी के बारे में अगर कोई सर्टेन टॉपिक आया है तो गांधी जी की कही हुई एक आध बातें आप लिखी हैं, ये एविडेंस बन के आती हैं, ओके, ये मार्क्स खींच के लाती हैं।
तो क्या करो, लोगों की बातें आई तो क्या लिखेंगे आप, कोटेशन। ठीक है, उनके कोटेशन लिखना ज़रूरी होता है, उनकी बातें अगर एक आध याद रही तो ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी लोगों के बारे में पढ़ते हो ना, उन्होंने क्या कहा उसकी एक बुक बना लेना। बुक क्या बनाओगे, एक 2-3 पेज में सारा काम खत्म हो जाएगा। ओके, गांधी से शुरू करो, नेहरू की बात लिख लो, 2-4 विवेकानंद की बातें लिखो, जिनको फ्रीक्वेंटली हम बात बात पे पढ़ते रहते हैं, जिनके नाम बार बार आते रहते हैं, उनको पढ़ लो। नेल्सन मंडेला है, ठीक है, लूथर जूनियर है, उनके बारे में ये सब कंप्लीट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये भी ध्यान रहे कि ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं हो जाए कि आपका पूरा टॉपिक ही छुप जाए। ठीक है, पता चला कि नहीं आज तो पूरी कविता लिखूंगा मैं, तो फिर मतलब क्या, उसमें वो पूछा ही नहीं गया था, एक छोटा सा एविडेंस मांगा गया था। एविडेंस का मतलब ये होता है कि आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी तो है। ठीक है, बस इतना। तो ये चीज़ें लिख ली आपने, ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी तो आपको एविडेंस में ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, साबित करने जितना होना चाहिए कि आपको पता है। साबित हो गया, आपको लगा, ख़त्म कर दो वहीं पर, फिर एविडेंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, फिर अगली चीज़ आती है लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज, भाषा। भाषा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो होता है प्रवाह, फ्लो। भाषा जो होती है वो कैसी चलनी चाहिए, एकदम फ्लो में। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में नहीं। ठीक है, लिखते वक्त मैं ऐसा जा रहा था तो ये हो गया, ऐसे लिखेंगे तो फ्लो टूटेगा ही टूटेगा। आपका तो टूट चुका है, वो जो पढ़ने वाला होगा वो क्या गुस्से से देखेगा आपके आंसर को, और शुरुआत में अगर नाराज कर दिया तो पूरा क्वेश्चन में बर्बादी होने वाली है। ठीक है, फिर तो वो नाराजगी से ही आपके क्वेश्चन को, आंसर को चेक करेगा। तो इसमें लिखे लैंग्वेज में, फ्लो इज नेसेसरी, प्रवाह बना रहना चाहिए। फ्लो इज नेसेसरी, प्रवाह बना रहना चाहिए। यहीं पर सारा गेम है। फ्लो बिगड़ा आंसर लिखते वक्त, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया जो चेक कर रहा है कॉपी, और जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो मार्क्स काटता है, सीधी सी बात है। ठीक है, जितने भी टॉपर्स की कॉपी देखोगे सब में एक ही चीज़ कॉमन नहीं नज़र आएगी, फ्लो में चले वो। उन्होंने बहाव को तोड़ा नहीं है, नदी को बहने दिया, जहाँ तक जा रही थी जाने दिया, बहाव रुका, वहाँ पे कंक्लूजन करके ख़त्म कर दिया आंसर, वहाँ से मार्क्स मिले। और फ्लो में क्या होता है, मज़ा आता है एग्जामिनर को, वो चलता जाता है, वो चेक करता जाता है, वो रुकता ही नहीं है, बोले यार बहुत शानदार फ्लो बनाया है इसने। और ऐसे में कुछ लोग मार्क्स की चोरी भी कर लेते हैं। टॉपिक क्या था, उससे रिलेटेड हमने कुछ लिखना शुरू किया और एक फ़्लो बनाना शुरू किया, उसकी बातें करते चले गए हम, और ऐसी बातों को सजाया कि फ़्लो में वो इंसान पढ़ता ही चला गया कि यार मैं जानना चाहता हूँ इस इंसान के बारे में, आगे और क्या लिख सकता है। तो फ़्लो इतना शानदार बना कि वो जो मूल टॉपिक था उससे शायद 20% डाइवर्ट भी कर दिया आपने उस टॉपिक को, लेकिन एग्जामिनर पढ़ता रह गया और उसको आया कि मज़ा आ गया यार, क्या फ़्लो था। और फ्लो कंप्लीट होने के बाद उसने अच्छे नंबर दिए। फिर उसको रात में ध्यान आएगा कि अरे यार मैंने ज़्यादा नंबर दे दिए उसको, वो टॉपिक तो वो था ही नहीं, जस्ट बिकॉज इंसान ने फ्लो में लिखा था। हर टॉपर की आंसर शीट में देखोगे वो फ्लो में ही चलेंगे, बहाव में चलेंगे एक जैसा अपनी आंसर्स के अंदर। प्रैक्टिस करने से ही आता है, लिखना पड़ता है हर दिन। अगर आप 1 घंटे घर में खुद से लिखते हो, रोज़ एक टॉपिक सर्च करो पेपर का, उस टॉपिक के बारे में खुद से लिखने की कोशिश करो, एक फ़्लो बनाओ। अखबार पढ़ते हो तो फ्लो में चलता है ना हर न्यूज़, तो बस वो न्यूज़पेपर पढ़ने का लक्ष्य क्या होता है, उससे आपको जीके नहीं लेना, उससे आपको क्या भी समझना है, फ्लो कैसे बनता है। हिंदू इसीलिए पढ़ा जाता है, दैनिक भास्कर भी इसीलिए, या दैनिक जागरण भी इसीलिए पढ़ा जाता है। लेखकों में फ्लो की आदत होती है कि इसको लिखने को आता है, लिखने में मज़ा आता है। तो आईएएस के बाद करना भी क्या है, लिखना ही है बहुत सारा, जीवन भर बैठ के बस साइन करने हैं और रिपोर्ट्स बनानी है और मंत्रियों को सौंपनी है, यही सब काम है। तो वो सब चीज़ें फ्लो में चलनी चाहिए, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। यूपीएससी आपसे डिमांड क्या कर रहा है, ऐसा लोग चाहिए जो फ्लो में चले। ठीक है, भंडार है जीके का और जीके को टुकड़ों टुकड़ों में लिख दिया, मतलब नहीं रहेगा। फ्लो है कि नहीं है ये देखा जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, खो जाते हैं लोग फ्लो में पढ़ते पढ़ते। कई बार आपने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आप भी फ्लो में आ जाते हो कि नहीं यार एक के बाद एक क्या सही चीज़ें चल रही हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल से नहीं सिखा पाऊँगा, ये आपने खुद लाइफ के एग्जाम्पल से सीखना पड़ेगा।
आपने भी बहुत सारी ऐसी पैराग्राफ पढ़े होंगे जिसको पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़ते चले गए और पता चला कि मैंने 2-3 पैराग्राफ खत्म कर दिए, पूरा पढ़ लिया मैंने। तो क्यों पढ़ा? क्योंकि लिखने वाले ने फ्लो में लिखा था, तो उसको मन भी करता है कि नहीं, इसको 10 में से 10 तो देना ही चाहिए, या 9 तो दे ही दूंगा, 8 तो मिनिमम दूंगा ही दूंगा। फ्लो की वजह से आते हैं नंबर। फ्लो का पूरा ध्यान रखना है, किल मिला के ये बात है, ठीक है। कैसे बनता है फ्लो, वो लिख लो। फ्लो कैन बी मेड बाय, प्रवाह बन सकता है if word to word or sentence to sentence, यदि शब्द और शब्द या वाक्य और वाक्य इज इंटरलिंक्ड, आपस में गुथे हुए हों, जुड़े हुए हों। इज इंटरलिंक्ड, आपस में जुड़े हुए हों। आपकी पहली लाइन आपकी दूसरी लाइन से जुड़ी हुई होनी चाहिए और दूसरी लाइन तीसरी से। पहली लाइन में कुछ लिखा और दूसरी लाइन में कुछ ऐसा लिखा जो पहली लाइन से नहीं जुड़ रहा है, फ्लो गया, फ्लो खत्म। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपका वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस फ्लो चलेगा। हर दूसरी लाइन पहली लाइन से क्या होनी चाहिए? जुड़ी होनी चाहिए। ये है मीनिंग। एवरी लाइन शुड बी कनेक्टेड विद द फर्स्ट लाइन, प्रत्येक पंक्ति पहली पंक्ति से जुड़ी हो। शुड बी कनेक्टेड विद फर्स्ट लाइन, पहली पंक्ति से जुड़ी हो। दूसरा क्या लगता है अच्छे लैंग्वेज में, अच्छे फ्लो में? नो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक, कोई व्याकरण या स्पेलिंग की गलतियां ना हो, या शब्दों की गलतियां ना हो, व्याकरण और शब्दों की गलतियां ना हो, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक। एग्जामिनर परेशान रहेगा ना, तो वो मार्क्स कैसे देगा? अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक बीच बीच में कर रहे हो तो वो परेशान रहेगा, उसको अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी आप क्या कहना चाहते थे वो समझने के लिए। तो आपने तो कह दिया घटिया ग्रामर से और घटिया स्पेलिंग से, उसको तो प्रॉब्लम खड़ी होगी ना। तो उसकी प्रॉब्लम है तो बदला किससे निकालेगा? आप ही से निकालेगा, क्योंकि आपने उसको परेशान किया है, तो बदला भी आप ही से निकालेगा। तो उसको परेशान नहीं करना गलत गलत स्पेलिंग जानबूझ के, आज तो इसको ये वाली स्पेलिंग टिकाता हूँ, मज़ा आएगा, दिमाग खराब होगा उसका 2-3 महीने बाद जब चेक कर रहा होगा। आप अपना भविष्य दाव पे लगा रहे हो। और सेंटेंस अगली चीज़ होती है, फ्लो कैसे बनाओ या सेंटेंस कैसे बनाओ। अच्छी हिंदी है या अच्छी लैंग्वेज आती है, अच्छे से आती है, कमांड है आपकी एक लैंग्वेज में, तो लंबे सेंटेंस बना दो। और अगर कमांड नहीं है तो छोटे सेंटेंस। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती लेकिन इंग्लिश में देने वाले हो यूपीएससी, तो छोटे 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 सेंटेंस बनाओ, ख़त्म करो। एक सेंटेंस में मैक्सिमम 10 वर्ड। हिंदी में दे रहे हो लेकिन हिंदी को खींचकर लंबे वाक्य बनाना नहीं आता है, तो छोटे वाक्य बनाओ। छोटे वाक्य को फिर अगले वाक्य में कंटिन्यू करो, फिर उस वाक्य को अगले वाक्य में कंटिन्यू करो, आपकी स्टोरी चलती जाएगी। तो अगला लिखिए, लॉन्ग और शॉर्ट सेंटेंस कैन बी यूज्ड। लंबे और छोटे वाक्य इस्तेमाल किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्रास्प ऑफ लैंग्वेज। निर्भर करता है कि भाषा कितनी अच्छी है। डिपेंडिंग ऑन द ग्रास्प ऑफ लैंग्वेज, निर्भर करता है कि भाषा कितनी अच्छी है। और फ्लो में तीसरी चीज़ लगेगी एटाइमोलॉजी, यानी शब्दावली। एटाइमोलॉजी, शब्दावली, शब्द का ज्ञान होना चाहिए। मैंने बताया ना, हिंदी लिख रहे हो आप, हिंदी लिखते लिखते कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हमें आदत हो गई है बोल बोल के, कभी कभार हम उर्दू की भाषाएं भी यूज़ कर लेते हैं। नज़रिया, ठीक है, उसकी जगह दृष्टिकोण लिखोगे तो ठीक रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सब बूढ़े हो चुके हैं और वो उस समय के लोग हैं जब हिंदी का प्रभुत्व ज़्यादा चलता था, शुद्ध हिंदी का। और उनके सामने आप आज की खिचड़ी वाली हिंदी अगर बोलोगे जिसमें उर्दू के शब्द भी आ जाते हैं तो गलत हो जाएगा। उर्दू बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आप बोलचाल में बोलोगे आपकी इज्जत बढ़ेगी, शेर व शायरी करोगे तो।
लेकिन हिंदी लिखा है ना, तो हिंदी जब चलती रहेगी तो हिंदी ही रहनी चाहिए, बीच में उर्दू नहीं फंसाना है। उसकी उम्मीद ये रहेगी कि मेरे जैसी भाषा होना चाहिए, और मैं हूँ पुराना बूढ़ा, ठीक है, मेरे ज़माने में हिंदी का लेवल अलग होता था, तो मुझे शब्द भी वैसे ही चाहिए, वो समझ जाता है वो शब्द जल्दी। तो ये काम होना जरूरी, एटाइमोलॉजी यानी शब्दावली, ठीक है। सूरत और सीरत दो चीज़ें होती हैं, शब्दावली होती है सूरत। ये बात ठीक है कि सूरत और सीरत में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सीरत, लेकिन दिखता पहले क्या है, सूरत। तो वर्ड्स क्या होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, ओके। तो ये होता है, वर्ड्स को अच्छे से समझो। और आखिरी चीज़ होती है सजावट, प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। बहुत सिंपल मीनिंग है इसका, आंसर दिखने में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग आंसर शुड बी ब्यूटीफुल, आंसर दिखने में अच्छा होना चाहिए। पढ़ने में तो छोड़ो, क्या पता नहीं क्या लिखा होगा, पर दिखने में अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होगा, इंटरेस्ट तो बनेगा उसका कि चलो पढ़ ही लेता हूँ, लिखा तो दिख तो अच्छा ही रहा है मसाला। अब वो आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा, लेकिन कम से कम हमने उसको लालच में तो लाया पढ़ाने के लिए कि तू पढ़, सुंदरता से लिखा है मैंने, बीच में कोई काट पीट नहीं की है, कॉलम टू कॉलम मेरा आंसर चल रहा है, एक कॉलम के बाहर मैंने एक लाइन आगे घुसा दी, वैसा नहीं हुआ है, ठीक है, बराबर गोलाकार तरीकों से। अब आप देखोगे कि कुछ टॉपर्स बहुत खिचड़ी की तरह लिखते हैं डॉक्टर जैसी राइटिंग में, समझ में नहीं, खुद को ही समझ में नहीं आता, तो उनको भी वैसे ही मार्क्स मिलते हैं, कम मार्क्स मिलते हैं, पर वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर लेते हैं, मार्क्स बढ़ जाते हैं। लिखते बिल्कुल सटीक है, फ्लो में लिखते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग भी क्या हो जाती है, कई बार खराब हो जाती है। तो खराब हैंड राइटिंग से नुकसान है, लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ों में अच्छे हो तो खराब हैंड राइटिंग में भी आपके जो मार्क्स कटने वाले हैं वो दूसरी चीज़ों में आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे, ओके। तो सब कुछ ठीक रखो ना पहले से ही, और लिख लिख के ही हैंड राइटिंग अच्छी होती है, जितना लिखते हो आपकी हैंड राइटिंग उतनी ज़्यादा सुधरती चली जाती है। हैंड राइटिंग अगर बहुत ख़राब हो तो फिर नॉर्मली एग्जामिनर का तो समस्या हो जाती है। एग्जामिनर चेक कैसे करता है ये ध्यान रखना, जब हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी ना, एग्जामिनर हमेशा अच्छी हैंड राइटिंग वाली कॉपी को पहले अरेंज करता है और बुरी हैंड राइटिंग वालों को लास्ट में रखता है, क्योंकि शुरुआत में दिमाग कौन ख़राब करे, पहले अच्छी हैंड राइटिंग वालों को चेक करो, उनको बढ़िया बढ़िया मार्क्स दो। फिर आता है बोझ वाला काम, जिनकी बुरी हैंड राइटिंग है वो ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं धीरे धीरे, उसमें एक दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो दिमाग ख़राब हो जो हुआ उसका असर सेकंड कॉपी पे जाएगा, उसका असर थर्ड कॉपी में जाएगा, उसका असर फोर्थ कॉपी में जाएगा, ठीक है। तो वो जानते हैं कि दिमाग ख़राब होगा, और उससे ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो पूरी कॉपी चेक ही नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना, यूपीएससी के एग्जामिनर पूरी कॉपी चेक नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं वो, जो बेस्ट आंसर होता है, आपने स्कूलों में भी करा होगा ऐसा, जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले करते थे आप, उसमें आप अपना सब कुछ झोंक देते थे, अपना पूरा पोटेंशियल डाल देते थे। तो वो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें उनको सब पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का पोटेंशियल क्या है, और उनको ये भी पता है कि पहले में सब झोंक दी ताकत, दूसरे में थोड़ी कम ताकत लगेगी, तीसरे में कम झोंकी गई ताकत, और आखिरी में तो सब सुस्ती वाला हो गया। तो अगर मैं इस पहले क्वेश्चन में 10 में से इसे 8 नंबर दे रहा हूँ, तो दूसरे में मैं 7 ही दूंगा, उसके बाद में मैं 6 दूंगा, उसके बाद में मैं 4 दूंगा, उसके बाद में मैं 3 दूंगा, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका होगा आंसर लिख लिख के, क्योंकि इसने सारी मेहनत पहले ही झोंक दी। तो वो ऐसे ही करते हैं, बुरी हैंड राइटिंग वालों के साथ ये होता है, उनकी पहला क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, समझ गए कि कॉन्सेप्चुअल है बंदा, तो आगे का नहीं पढ़ेंगे। पूरा टाइम क्या ख़राब आंसर हैंड राइटिंग को देखने में थोड़ा ना निकालने वाले, 15,000 कॉपियाँ चेक करनी है, ओके। तो वो अंदाज़ा लगाते हैं और अंदाजे से मार्किंग करते हैं। तो क्या करना है, प्रेजेंटेशन पहले क्वेश्चन में ही सबसे शानदार रख दो कि मार्क्स अच्छे मिल जाएं। उसके बावजूद भी हर एग्जामिनर पूरे क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है, वो एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ेगा जिसमें आपका एक मेंटल स्टेट पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति सोचता कैसे, इसने लिखा कितना, ये कितना पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच में रहा क्वेश्चन से आंसर तक, और इसने कंक्लूजन कैसे दिया। वो एक क्वेश्चन उसके नज़र में आ गया तो आपकी एक इमेज बन जाएगी उसके सामने। मैं भी अगर चेक करूँगा तो मैं भी ऐसे ही चेक करूँगा, ठीक है। लोगों को लगता है बड़ा आसान काम होता है चेक करना, सबसे ज़्यादा मतलब
क्या क्या तो देखने को मिलता है उस आंसर में, पता नहीं कुछ भी लिखते हैं उलूल जुलूल लोग, टॉपिक के बाहर ही जा रहा है, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहे। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी जो इसमें नहीं है, तो प्रेजेंटेशन में तो आ गया हैंड राइटिंग, ठीक है, फूल पत्तियाँ नहीं बनानी कि सजा देना है, वो ध्यान रखो। और इतना भी मत सजा देना कि सिर्फ और सिर्फ सजावट ही दिखे, तो वो समझ जाएगा कि ये तो बायस्ड है, इसको फॉर्मूला पता चल गया है, ठीक है। तो वो भी नहीं होना। शादी में जैसे सजते हो ना, बस वैसे सज के जाना। कुछ लोग अलग तरीके से सजते हैं, वैसे वाले नहीं। जैसे एक नॉर्मल इंसान है, महिला है, उसने मेकअप किया, शादी में मेकअप करती है, उसकी शादी होती है। तो कुछ की शादी ऐसी होती है जिनमें मेकअप कुछ ज़्यादा लगाया जाता है, ओके, भर भर के, तो वो सुंदरता पता नहीं कहाँ चली जाती, गायब हो जाती है। वो ऑलरेडी सुंदर हो तो अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करो, कम सुंदर हो तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हो सकता है। पहले से ही बहुत सुंदर हो और थोपने की कोशिश करी तो फिर आप कुछ और बन जाते हो, ओके, गलत हो जाता है वो। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने किसको बताया, तुमको बताया था, आंसर के अंदर कोई भी टॉपिक हो, थोड़ी हिस्ट्री डालो, थोड़ी सी ज्योग्राफी, थोड़ी सी पॉलिटिक्स, थोड़ा सा अर्थशास्त्र, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी के, वो क्या हैं, बस उन्हीं सब्जेक्ट के कुछ कुछ एसेंस डाल दो, और अंत में करंट अफेयर, अगर उस टॉपिक का कुछ याद हो तो। और अगर नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं, हिस्ट्री तो याद होगी, उससे जुड़ी हुई, किसी एक टॉपिक से जुड़ी हुई। अगर वर्ल्ड वॉर जैसे एग्जांपल लिया तो वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री लिखोगे तो केवल हिस्ट्री लिखते जाओगे, नहीं, उसके बाद आप जाइए ज्योग्राफी पर, उसके बाद जाओगे पॉलिटिकल पर, उसके बाद जाओगे इकोनॉमिक्स पर, कि भैया बहुत सारा रिसेशन आया था, वो भी एक कारण था वर्ल्ड वॉर का, ओके। करंट तो जैसा कुछ होता नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, क्योंकि वो खुद एक हिस्ट्री का लेक्चर है। तो ये 4 चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करो। जब आप भूल जाते हो ना कि क्या लिखूं, तो सिलेबस याद कर लेना यूपीएससी का, सब याद आने लग जाएगा कि सिलेबस 4 होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये सब करंट अफेयर्स वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह। जब ये सब याद आ जाएंगे तो उससे जुड़े जुड़े पॉइंट्स भी याद आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होता है, आपके दिमाग में पढ़ने के बाद सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई रहती हैं, कैश मेमोरी मेरी नहीं रहती हैं वो, कि अचानक से बाहर आ जाएंगी, वो खोद खोद के निकालनी पड़ती है, थोड़ा मंथन करना पड़ता है। इसलिए एग्ज़ाम जब होती है ना मेंस की, तो 10 मिनट थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपको, ओके, हर एक टॉपिक के बारे में। तो जब भी पूरे एग्ज़ाम को पढ़ोगे और सिलेक्ट करोगे मुझे ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके आसपास उससे जुड़े हुए 10 शब्द लिखो, जिसमें उसका इतिहास, कोई डेट, कोई तथ्य, कोई करंट अफेयर, कोई ज्योग्राफी, कुछ ना कुछ तो याद आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी याद नहीं आने वाला है, कुछ तो लिखोगे। थोड़ा सा एथिक, थोड़ा सा मोरल, थोड़ा सा सामाजिक तत्व, सोसाइटी से जुड़ता हुआ कुछ जुड़ रहा हो, ये सारे एलिमेंट्स अगर आपने साइड बाय साइड लिख लिए जो उस टॉपिक से जुड़ रहे हैं, आपका आंसर पूरा पैटर्न जम जाएगा। नहीं तो क्या होगा, केवल बहुत ज़्यादा फ्लो में अगर लिखते चले गए तो आपके पास शब्द खत्म हो जाएंगे, आपके टॉपिक्स ही खत्म हो जाएंगे स्टार्टिंग में। और ऐसे में अगर ये हुआ ऐसे राइटिंग में, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। 5 पेज का एक ऐसे लिखना पड़ता है, 3 पेज में आप खत्म हो जाओगे, मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। 125 नंबर है, ऐसे में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, 250 नंबर का होता है। हालांकि एवरेज में ऐसे में लोग 117, 120 इतना ले लेते हैं, अगर अच्छी ऐसे राइटिंग होती है तो भी बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं, वो डिपेंड करता है कि ऐसे क्या है उस वक्त, ठीक है। तो ये चीज़ें। दूसरा होता है, सेकंड सेक्शन में लिख लो आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग, ये सेकंड सेक्शन है, इसमें लिखो आंसर राइटिंग यानी कि उत्तर लेखन। आंसर राइटिंग के अंदर बहुत सिंपल आंसर, जो छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, 5 नंबर के, 10 नंबर के, जो GS 1, 2, 3 और 4 में आते हैं, उनमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए आपको हर एक आंसर की। एक होता है कंटेंट और दूसरा अगेन प्रेजेंटेशन, ठीक है। कंटेंट यानी कि पूरा उसका मसाला, आंसर के अंदर क्या क्या लिखना है आपको, और दूसरा क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन, उसको प्रस्तुत कैसे करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है
प्रेजेंटेशन, आप कंटेंट पे बहुत अच्छे हो गए, आपने सब कुछ पढ़ लिया, 3 साल तक पढ़ाई करी यूपीएससी की, क्या कंटेंट आया दिमाग में भर भर के, आप सब कुछ आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में फेल हो गए, उसको प्रस्तुत करने में, उसको बताने में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आता सब है, लेकिन क्या आप कंटिन्यूएशन नहीं दे पा रहे हो, आप क्या फ्लो में नहीं आ पा रहे हो, और इन सब की वजह से आपका क्या बिगड़ जाएगा, प्रेजेंटेशन। और सबसे पहला चरण क्या होता है आंसर चेकिंग का, प्रेजेंटेशन। कंटेंट तो लिखोगे ही लिखोगे, प्रेजेंटेशन कैसे सुधारोगे। तो 3 साल तक आपने कंटेंट तैयार किया, सब कुछ आ गया आपके पास, लेकिन आपको उसको लिखना नहीं आया, प्रेजेंट करना नहीं आया, तो बात खराब हो गई। इसीलिए हिंदू या योजना पढ़ने को बोला जाता है। योजना का बहुत पुराना एडिशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, डेली मिल रहा है आपको, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं योजना, करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स तो है ही उसके अंदर, मेनली योजना इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि जब भी योजना को आप देखोगे तो सबसे पहले हमारी गलती होती है, हम पहले पेज को काट देते हैं जो रहता है प्रेजेंटेशन का। योजना का फर्स्ट पेज इज द प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है, टाइम टू एक्ट। टाइम टू एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ये प्रेजेंटेशन है असल में। आपको सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन कौन बना के देता है, योजना या फिर हिंदू के एडिटोरियल। तो हिंदू इसलिए पढ़ी जाती है, ठीक है, और योजना भी इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि आप कंटेंट तो क्लास में भी ले लोगे, प्रेजेंटेशन कहाँ से लाओगे। तो आप हिंदू से भी कंटेंट ले रहे हो, योजना से भी कंटेंट ले रहे हो, क्लास से भी कंटेंट ले रहे हो, जब भर भर के जीके इकट्ठा कर लिया, लिखना आया नहीं। लिखने के लिए क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहला जो पेज होता है हिंदू के रोज़ के एडिटोरियल होते हैं वो पढ़ लो। प्रस्तुतिकरण एक टॉपिक होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल होती है और बताया जाता है कि कैसे लिखते हैं। योजना में जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है टाइम टू एक्ट, ये योजना का आई थिंक जनवरी का एडिशन है, एनवायरनमेंट का, पर्यावरण से जुड़ा था, और इसमें लिखा है टाइम टू एक्ट, मतलब अब कुछ कम कार्य करने का वक्त आ गया है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। पहली चीज़ में क्या लिखा है, द एयर क्वालिटी इंडेक्स टचेस अलार्मिंगली डेंजरस लेवल्स फ्रीक्वेंटली। हमारा जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बड़ी खतरनाक तरीके से, ठीक है, या वृहद तरीके से अपने सूचकांकों में उच्च स्तर पर बार बार पहुंचता है। एनवायरनमेंट से जुड़ा या कोई क्वेश्चन आया होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ऐसे लिखो भैया इस पे पूरा, वायु प्रदूषण पे। तो शुरुआत कैसी होनी चाहिए वो योजना में पता चलेगी आपको, ठीक है। फिर लोग बाकी के पीछे का पढ़ने में ध्यान लगा देते हैं, जबकि फर्स्ट पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है योजना का। हर महीने वो एक चीज़ आपको मिल जाती है, प्रेजेंटेशन कैसे होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कंटामिनेटिंग ऑफ ग्राउंड वाटर इज द रियलिटी ऑफ टुडे। आज जो भूमि का पानी जो है उसकी जो बर्बादी हो रही है, उसमें जो प्रदूषण हो रहा है, वो आज की सच्चाई है, ठीक है। आज हो रहा है, खत्म, आज की सच्चाई है, ये प्रेजेंटेशन हुआ। वाटर टेबल्स आर रिसाइडिंग, जल स्तर कम हो रहा है। ओशियंस आर राइजिंग, जल का स्तर समुद्र में बढ़ रहा है। तो प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना, एक इसको कम करा उसको ज़्यादा करा, तो पढ़ने वाले को मज़ा आएगा कि हाँ आगे क्या है। एयर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, और वायु खराब हो रही है उद्योगों और वाहनों से। प्लास्टिक वेस्ट इज क्लॉगिंग द एंटायर इकोसिस्टम, पर्यावरण में सबसे भारी नुकसान प्लास्टिक कर रहा है। एंड लैंडफिल्स आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द स्काईलाइन ऑफ आवर सिटीज़, और हमारे बड़े बड़े शहरों में जो कचरे निकलते हैं वो सब जाके गड्ढों में चले जाते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। सारे प्रदूषण कैप्चर हो गए एक पैराग्राफ में। आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुका है, व्यक्ति ने पढ़ते से ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है कि मज़ा आया। उसके बाद अपनी बातें लिखो ना आगे करके, नेक्स्ट पैराग्राफ में ही। तो ये मैंने पेज भेजा है, इसको एक बार पढ़ना ज़रूर, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन होता है। दूसरा होता है कंटेंट, ये आप सबको पता है, हम हर आंसर में लिखते हैं। कंटेंट में 2 पार्ट होते हैं, एनालिटिकल और फैक्चुअल। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक, विश्लेषण कितना किया है उस टॉपिक में आपने, और दूसरा विश्लेषण के बाद में सबूत कितने दिए हैं, यानी कि फैक्चुअल, तथ्य आधार पर। तो बस ऐसा छोटा सा हल्का फुल्का डायग्राम बना लो इसमें, ठीक है। जैसे सर्टेनली टॉपिक आ गया,
कंटेंट जो भी था, कंटेंट था वुमेन एम्पावरमेंट में, और आपने एनालिटिक्स क्या लगाए, आपने विश्लेषण क्या किया, वुमेन इज़ नॉट एम्पावर्ड, महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ है, आप आंसर में ये लिख रहे हो। तो एनालिटिक्स बताने से क्या हो गया, आगे क्या बताना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, क्यों नहीं हुआ, तो वो सब कहाँ आएंगे, फैक्चुअल में आएंगे। दैट इज़ द मीनिंग, इससे पता चलती है चीज़ें। तो डेटा बताओ, रिपोर्ट्स बताओ, बार बार करंट अफेयर्स में कुछ जनरल्स पढ़ते हो आप, उसके बारे में अगर कुछ परसेंटेज हो या किसी राज्य के बारे में कुछ जानकारी अगर आपने बार बार पढ़ी हो करंट अफेयर्स में, वो बताओ, तभी तो आप साबित करोगे क्या, एनालिटिक्स को। तो फैक्चुअल बेस साबित करने के लिए होता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मेन पार्ट होता है, लेकिन वो बिना फैक्चुअल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बिना ये नहीं है, और ये अकेला भी कुछ नहीं है, ठीक। तो ये दोनों सेक्शन कंप्लीट करने पड़ते हैं। फिर मेंस में 3 टाइप के पेपर होते हैं जिनमें अलग अलग आंसर राइटिंग देखनी पड़ती है। एक होगा ऐसे, दूसरा होगा GS 1 2 3 और तीसरा होगा एथिक्स GS 4। इन तीनों में अलग अलग तरीके से आंसर लिखते हुए आना चाहिए आपको। हम केवल देखेंगे ऐसे कैसे लिखा जाता है, क्योंकि पेपर GS 1 2 3 और GS 4 तो हम रोज़ ही लिखते हैं क्वेश्चंस, और मैं आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए भी देता हूँ घर के लिए, जो आप प्रैक्टिस कर सकें, जो आप करते हैं नहीं, ठीक है। तो ये काम तो हम रोज़ करते हैं। ऐसे राइटिंग का काम भी हम कभी कभार अपने किसी भी मेंस के टॉपिक में कंटिन्यू करके देखते हैं कि भैया किस तरीके से बड़ा बड़ा ऐसे लिखा जाना चाहिए। रेयरली होता है बट यूज़फुल होता है। अब एक कॉपी है, छोटी सी बुक है ये, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की है, बड़ी तगड़ी बुक है। 2013 से लेकर 2019 तक ऐसे में जो पेपर्स आए हुए हैं मेंस में, उनके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स टॉपर्स के इस पतली सी बुक में कंपाइल्ड है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन शुरुआत का कैसा होना चाहिए, फिर बीच का मटेरियल कैसा होना चाहिए और एंड में कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, पूरी डिटेल मिलेगी। बार बार पढ़ना पड़ेगा, और 2013 से 19 तक का अगर पूरा ऐसे ही हमने पढ़ डाला, क्योंकि जनरली नेट पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको कि एक पूरे आंसर्स मिल जाएं, वो आपको कुछ पब्लिशर होते हैं जो अलग से बना के देखते हैं, और लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते इन बुक्स तक, ठीक है, ऐसी हैं अवेलेबल। आपको इवन इसी पब्लिकेशन की, दिशा पब्लिकेशन की ऐसे की भी मिलेगी। 2 पेपर भी होते हैं लैंग्वेज के जो सिर्फ पास करने होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, उसके भी सॉल्व पूरे के पूरे 2013 से 19 के मिलेंगे, तो उनको सॉल्व कर लो। उसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे हिंदी का पेपर आपने ऑप्शनल में लिया, लैंग्वेज वाला जिसको पास करना है, तो उसमें कुछ सेक्शन क्वेश्चन के पता कैसे आते हैं, हिंदी का एक पूरा पैसेज होता है, फिर उसको इंग्लिश में करना पड़ता है, ठीक है। तो हिंदी का इंग्लिश करो, इंग्लिश का हिंदी करो, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। तो वहीं तो पता चलता है कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। इसीलिए तो मेरे को बाइलिंगुअल पढ़ाना पड़ता है, हिंदी में भी पढ़ाओ, इंग्लिश में भी पढ़ाओ, तो हिंदी वालों का फ़ायदा, इंग्लिश वालों का फ़ायदा, ठीक है। सुन सुन के ही तो फ़ायदा मिलता है, हर चीज़ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पुराने सारे सॉल्व पेपर, युगबोधय 12वीं वाली एक तरीके से UPSC की, ठीक है, वो खरीद के लाते थे ना एंड टाइम पे कि पढ़ा तो कुछ है नहीं, तो ये सॉल्व करो पहुंच जाओ। तो एटलीस्ट इसमें सारी ट्रिक्स और सारे टैक्टिक्स तो पता चल जाएंगे कि लोगों ने ऐसे लिखा था एंड टाइम पे। ये एंड टाइम के लिए चीज़ें हैं। अगर आज से भी खरीदते हो तो डेली एक एक टॉपिक पढ़ो, 1-2 पेज पढ़ो रोज़, सुबह सुबह उठ के। कितनी देर लगती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लगेंगे, ओके। तो ये भी कर सकते हो सकता है कि कई बार ये ज़रूरी इसलिए है, मैंने इसको इसलिए आपको रेफ़र किया है क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपसे ऐसे में क्वेश्चन क्या पूछा है और आप लिख के क्या आ गए, ओके। क्या होता है, 2 सेक्शन होते हैं ऐसे के, एक होता है A सेक्शन और एक B सेक्शन होता है। ऐसे के पेपर में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन A में 4 होते हैं, सेक्शन B में भी 4 होते हैं। सेक्शन A जो होता है वो जनरल टॉपिक का होता है जिसमें हर कोई लिख सकता है, लेकिन सेक्शन B जो होता है ना वो फिलॉसफी का होता है। उसमें लिखना मतलब अलग ही महारत हासिल करनी पड़ती है उसको लिखने के लिए, और 125 नंबर मिलेंगे, तो व्यक्ति उस हद तक जाता है, ठीक है।
तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो ठीक है, जैसे एक और चीज़ होती है कि एक क्वेश्चन दे दिया, भारत में मॉब लिंचिंग बहुत हो रही है या मॉब वायलेंस बहुत हो रहा है। आजकल क्या होता है, भीड़ इकट्ठा होकर किसी एक व्यक्ति को मार डालती है, तो कोई गिरफ्तार भी नहीं होता क्योंकि मॉब ने किया है, भीड़ ने किया है। तो भारत में मॉब लिंचिंग बहुत बढ़ती जा रही है, जिससे प्रेशर बढ़ रहा है लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून और व्यवस्था पे क्या बढ़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। इसके एग्जाम्पल दीजिए और समाधान भी, गिव एग्जाम्पल्स एंड सॉल्यूशन। तो ये एक क्वेश्चन नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में 4 टॉपिक आए हैं। पहला, मॉब लिंचिंग क्या होती है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा कैसे बन गया है या प्रेशर कैसे बनता है, कानून पे प्रेशर बनता है ना अगर भीड़ मार दे तो। तीसरा, एग्जाम्पल क्या है इसके, कहीं कुछ हुआ क्या। और चौथा, सॉल्यूशन क्या है इसका। तो जब ये पूछा है किसी ऐसे में, तो आपको आंसर भी कैसे देना पड़ेगा, सीक्वेंस में ही देना पड़ेगा। तो पहले मॉब लिंचिंग क्या होती है वो बताओ, फिर लॉ एंड ऑर्डर पर असर कैसे पड़ता है, इससे जुड़े हुए कानून बताओ, उन कानूनों से क्या फ़ायदा होता है क्या नुकसान होता है वो बता दो। उसके बाद में किस चीज़ पे आओगे, एग्जाम्पल कि भैया ये घटना हुई थी यहाँ पे फलाना में, और फिर मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक, तो लोग गलत कैसे समझ लेते हैं, मॉब लिंचिंग पे फोकस कर दिया उन्होंने और उस पर पता नहीं क्या क्या लिख डाला। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 4 चीज़ें पूछी गई थी, लिखी केवल एक के बारे में, मॉब लिंचिंग। ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आया वैसा आंसर दो, बात खत्म। तो टॉपिक पिकअप करना चाहिए आपको बहुत सारे, और प्रैक्टिस करना चाहिए। हर दिन टॉपिक मिलते हैं, किसी भी पेपर का बीच का पन्ना निकालोगे ना तो एडिटोरियल आएगा, उस टॉपिक को खींच लो हर रोज़, उसको पढ़ो एडिटोरियल को, और फिर अपनी मर्जी से पूरा लिखने की कोशिश करो। 1 पेज तो लिखो, शुरुआत में आधा लिखो, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 3 महीने तक आधे आधे पेज लिखो, 3 महीने बाद थोड़े 1 पेज कर दो उसको, 1 पेज के बाद फिर करो 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, तब जाके साल भर में आप कहाँ पे पहुँच पाओगे, 5 पेज पे। ठीक है, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर बहुत मिलते हैं ऐसे में, एक साथ 100-150 नंबर मिल रहे हैं, इतनी मेहनत करने में क्या जा रहा। ठीक, तो हर चीज़ को सेक्शनिंग करनी पड़ेगी हमें। रोज़ 1 घंटा लिखना ज़रूरी है घर पे खुद से, ये ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या होता है, ये मुझे कुछ ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं, स्कूल में सबने पढ़ रखा है ऐसे कैसे होना चाहिए। एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन के बाद में उसकी पूरी हैपनिंग्स लिखो, क्या क्या हुआ, और फिर नॉन हैपनिंग्स लिखो, क्या क्या नहीं हुआ, और फिर फाइनली क्या कर दो, उसको कंक्लूड कर दो, कंक्लूजन समरी बता के ख़त्म कर दो। अच्छा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपको फ़र्क भी पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को ओपन करते हो, खोलते हो, समझाते हो, विस्तार करते हो। कंक्लूजन में आप उस टॉपिक को क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, क्लोज कर देते हो। ओके, तो ये पता होना चाहिए कंक्लूजन मतलब लोग गलत क्या समझ लेते हैं, आखिरी में समरी देनी है, इधर से 1 पॉइंट, इधर से फिर से 1 पॉइंट निकाल के डाल दिया, ख़त्म। आपको टॉपिक को क्लोज करना है, बंद करना है, वापस से पॉइंट निकाल के चोरी करके कंक्लूजन में नहीं डालना है। ठीक है, तो कंक्लूजन गलत हो जाता है और अंत में वो कंक्लूजन ही तो पड़ेगा। उसको ये पढ़ना है कि भैया ये जितना भी तूने समझाया है इसकी समरी कैसे कर रहा है तू, छोटे में समझा आप कंक्लूजन में, तो आप क्लोज कर रहे हो टॉपिक को कि भैया ऐसा ऐसा है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं ऐसे में वो होते हैं इनसे जुड़े हुए, एजुकेशन, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आ जाएगा, वुमेन, महिला से जुड़ा हुआ, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आ जाता है जनरली, कृषि से, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आ जाता है, विज्ञान, लिखा होगा ना बचपन में, विज्ञान एक चमत्कार, कौन सा आता था वो, हमेशा कॉमन सब्जेक्ट था एक, हाँ वही, आवश्यकता इसकी जननी है, क्या है कुछ भी, तो टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के बाद में कभी कभार क्या आ सकता है, एक इंसान का कोई कोटेशन आ सकता है, किसी एक इंसान ने कोई लाइन मार दी, गांधी जी की एक लाइन, गांधी जी ने ऐसा बोला, लिखो ऐसे। ठीक है, तो उस वक्त क्या करोगे, इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग से ही तैयारी रहनी चाहिए।
जैसे आपको एक ये भेजा था आज का, गांधी जी ने कहा है कि ऐसा दुनिया को बदलना है तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना है। ये आ गया, 2013 में आया था, तो 2013 में हर कोई गांधी जी को पढ़ने लग गया, 14 में आया ही नहीं। तो बायस्ड होके नहीं पढ़ना है, आप हर तरीके से तैयारी करो, कॉमन चीज़ों को तो तैयार कर सकते हो। तो उसमें पूछा गया कि गांधी जी ने ऐसा कहा है, आप ऐसे लिखो, तो इंट्रोडक्शन कैसे करोगे। इंट्रोडक्शन उसमें एक टॉपर ने एक स्टोरी से करी थी कि बहुत समय पहले जब गांधी जी होते थे, अपने आश्रम में बैठे हुए थे, उस आश्रम में एक महिला आई अपने बच्चे के साथ। वो मिल ही नहीं पाई गांधी जी से, उसने बहुत कोशिश करी कि मैं मिल लूँ गांधी जी से। बड़ी मेहनत के बाद में गांधी जी का अपॉइंटमेंट मिला और गांधी जी के पास वो अपनी समस्या लेकर गई। समस्या ही उसने ये बताई कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत शक्कर खाता है, आदत नहीं छूट रही है इसकी, क्या करूँ। तो गांधी जी ने बोला 2 हफ्ते बाद आना। ठीक है, समझ में नहीं आया, वो 2 हफ्ते बाद बोले ठीक है 2 हफ्ते बाद आ जाते हैं। 2 हफ्ते बाद आई, फिर से नहीं मिलने दिया, बड़ी मुश्किल से मनाया, फिर गांधी जी से वापस मिली और बताई समस्या कि ये बच्चा है, ये शक्कर नहीं छोड़ पा रहा है, शुगर बहुत खाता है, कैसे छोड़वाएं, आप इसको समझाओ ना थोड़ा सा। तो गांधी जी उसको लेके गए, उसको समझाया शक्कर खाना बुरी बात है, ये वो हो जाता है, और वापस बोल दिया कि समझा दिया, इसको ले जाओ। तो महिला ने बोला 2 हफ्ते पहले क्या हो गया था तेरे को मेरे को 2 हफ्ते पहले काय को भेजा था, पहले नहीं समझा सकते थे। तो गांधी जी ने यही बोला था कि एक्चुअली मेरी खुद की आदत थी ज़्यादा शक्कर खाने की, और मेरी खुद की आदत थी ज़्यादा शक्कर खाने की, मैं इसको क्या समझाता। 2 हफ्ते लगे मुझे वो आदत छुड़वाने में, तो मैंने आदत कैसे छुड़वाई है वो मैंने इसको बता दिया। मतलब दुनिया में अगर दूसरों को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। भयंकर मतलब इतना डिटेल लिखा उसने कहानी पढ़ी होगी, पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ पढ़ ही लिया होगा गांधी जी के बारे में, उसने वहाँ से कनेक्ट किया इस चीज़ को। ठीक, फिर उसने बातें करना शुरू की, चलो आओ आए, मतलब ये क्या होता है। उसके बाद फिर उसने बताया कि दुनिया बदलना बहुत ज़रूरी है, फिर दुनियादारी की बातें शुरू। फिर आपका पूरा है, आपने मेन फोकस डाल दिया है, इंटरेस्ट आ गया उसको, एग्जामिनर को उसको आ चुका है मज़ा। अब आगे क्या लिखा रहेगा वो डिपेंड ज़रूर करेगा, वो भी बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। और फिर एंड के कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको कि दुनिया में बिना दूसरों को सुधरे, खुद को सुधारे दुनिया को सुधारा नहीं जा सकता। हर एक इंडिविजुअल को अपने आप खुद से सुधरना पड़ेगा, क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम नहीं सुधरें और दूसरे सुधर जाएं। उसकी शुरुआत हमसे ही होती है, दुनिया के सुधरने की शुरुआत हमसे होती है। ये कंक्लूजन, बीच में सारे एग्जाम्पल, सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी, सारी पॉलिटिक्स, सारा सामाजिक तत्व, सोसाइटी से जुड़ी हुई सारी बातें, ठीक है, लीगल बातें समाज से जुड़ी हुई, डीपीएसपी को भी घुसा दो, जो अच्छी अच्छी गांधीवादी बातें की गई हैं, तब कंटेंट तैयार हो गया 5 पेज का। एक बार में नहीं होता है, थोड़ा मेहनत लगती है इसमें। ओके, 5 पेज मतलब फिक्स 5 पेज नहीं होते, 1000 से 1200 शब्द लिखने, ठीक है। लेकिन जब आप फ्लो में आ गए ना तो आप बहुत कुछ लिख डालोगे। उस वक्त दिमाग अलग चल रहा होगा कि ये भी लिखूं वो भी लिखूं। ये सब तैयार ऐसे नहीं होगा कि बस लिखना शुरू कर दिया, आपको पहले पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। मेरे को ये टॉपिक मिला है, इस टॉपिक का सोशल एंगल क्या है, लीगल एंगल क्या है, पॉलिटिकल एंगल क्या है, इसका हिस्टोरिकल एंगल क्या है, तो वही तो मैंने बताया। ऐसे लिखने का यही तरीका है, सारे एंगल बिछा डालो पहले ही, और सबके एंगल के एक एक शब्द, इन शब्दों के आसपास रहना है मुझे, तो आप सेट हो जाओगे कि नहीं अब अपन खूब लिखेंगे। 10 पॉइंट है, 5 पेज है, एक पॉइंट पे 2-2 या आधा पेज मैं निकाल सकता हूँ, और उसके आसपास की बातें मैं बहुत कुछ करूँगा। और अलग से इंट्रोडक्शन तो लिखना ही और कंक्लूजन भी लिखना है, तो और काम कम हो गया आपका। ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं वो लिख लो। ढेर सारी टॉपर्स की कॉपीज़ देखो, 2 वेबसाइट्स हैं, एक दृष्टि है और एक विजन है। उन्होंने अब एक सब सेक्शन बना रखा है, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो लेकर आते हैं उनकी कॉपीज़, या जहाँ भी उनके इंस्टीट्यूट में एग्जामिनेशन होती है, मॉक टेस्ट देते हैं खूब सारे टॉपर्स के, केवल आप वो देखिए कि उन्होंने निबंध कैसे लिखे हैं, ठीक है। उतना नहीं कर सकते तो ये है, ठीक है, निबंध लिखने का पूरा तरीका। ठीक, कैसे लिखा जाएगा ऐसे वो लिख लो। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप? 4 तरीक़ों से स्टार्ट कर सकते हो।
पहला तरीका होता है कोटेशंस। यू कैन स्टार्ट बाय कोटेशन। आप महान व्यक्ति के वाक्यों से शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद द कोटेशन ऑफ फेमस पीपल। प्रसिद्ध व्यक्तियों के बातों से शुरू कर सकते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कोटेशन दिए, उससे शुरू कर दो आप अपना ऐसे, अगर याद आ रहा है तो। ये याद नहीं आता कोई बात नहीं। दूसरा कैसे स्टार्ट कर सकते हो, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, विचार जगाने वाले प्रश्न। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, विचार जगाने वाले प्रश्न। एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ आ गया तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक स्टार्ट करो कि भैया दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्यों दुनिया में सामाजिकता नहीं आ सकती, समानता नहीं आ सकती, क्यों दुनिया के लोग पर्यावरण को ठीक नहीं रख सकते। वो क्वेश्चन आ गया। आपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से कैसे किया, क्वेश्चन बना के कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद बातें करना शुरू कीजिए। ओके, ऐसे चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। वैसे भी नहीं करना है तो एक और होता है आयरॉनिक्स, उदासीनता। आयरॉनिक्स यानी आयरनी बता दो। साफ सफाई का अगर कुछ पैराग्राफ पूछा है तो यार लोग, भारत के लोग सड़क पे थूकते बड़ा है, आयरनी बता दीजिए। सबसे पहले कोई एक कहानी बता दीजिए जो आपको पता है कि लोगों ने ऐसा किया था गंदगी करने के लिए। आप अपनी कहानी, खुद की पर्सनल कहानी भी लिख सकते हो कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। ऐसे में आपको पूरा खुली छूट रहती है। आपके साथ भी अगर कोई आयरनी घटी है तो आप वो लिख दो, वहाँ से शुरू करो। ठीक है, ये भी एक इंट्रोडक्शन का बहुत अच्छा तरीका होता है। और तीसरा होता है फैक्ट। स्टार्ट विद द फैक्ट, तथ्यों से शुरू करो। जैसे एजुकेशन का अगर आ गया, शिक्षा में आ गया कि शिक्षा भारत में इतनी खास है नहीं, आज शिक्षा बढ़िया चल रही, शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ भी आ गया तो फैक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। कैसे स्टार्ट करोगे, जैसे फैक्ट में हमको पता है कि 5वीं के बच्चों को जब दूसरी क्लास की किताब पढ़वाई गई तो वो नहीं पढ़ पाए, तो ये फैक्ट हुआ ना एक तरीके से। तो वहाँ से शुरू करो आप अपना आंसर। तो अलग अलग तरीक़ों से, इन 4 तरीक़ों से आप अपने पैराग्राफ शुरू कर सकते हो, इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। अदरवाइज दूसरे तरीके स्टार्ट करने के, योजना वगैरह में स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ्स आते हैं उनको पढ़िए तो आपको एक आदत बनेगी कि अच्छा किसी भी चीज़ की बात करने की शुरुआत ऐसे होती है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंट्रोडक्शन के ठीक शुरुआत करने के बाद आपको करना पड़ेगा डिफाइनिंग द सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्टेप लिख लो, डिफाइनिंग द सब्जेक्ट, विषय को समझाना। जो भी टॉपिक आपके पास में आया आप उसको समझाओ। डिफाइनिंग द सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट आ गया, मान लो न्यू वुमन, आज के ज़माने की महिलाएं, बस इतना, फुल स्टॉप। क्या करोगे ऐसे में, आज के ज़माने की महिलाएं, तो आप समझाओगे क्या, अच्छी हैं, बुरी हैं, या विकसित हुई हैं, डेवलपमेंट आया है, इलिटरेसी। तो कहाँ से शुरू करोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। समझाने की शुरुआत हमेशा इतिहास से होती है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इतिहास में क्या समझाओगे, अगर महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे लिखने को आ गया तो ऐतिहासिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं का सम्मान होता था, लेकिन जब वैदिक सभ्यता आई तब भी हुआ, लेकिन जब जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें सम्मान घटता चला गया, एंड देन फ्रीक्वेंटली महिलाओं का सम्मान घटता चला ही गया। मुगल काल में तो ख़त्म हो गया था, अंग्रेज़ काल में भी ख़त्म था। फिर कुछ लोग आए, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने उत्थान किया, ठीक है। 1850-60 के दशकों में कुछ कानून बनने लगे, रीमैरिज एक्ट, बाल विवाह कानून, ऐसे कानून बने। तो फिर से जो आज हम स्थिति देखते हैं महिलाओं की, उसका पूरा बैकग्राउंड क्लियर है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप जब किसी भी टॉपिक को डिफाइन करोगे तो उसको डिफाइन करने की शुरुआत हिस्ट्री से होगी, इतिहास से करो। चाहो तो किसी और से भी कर सकते हो, ये मेरे खुद के ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि अच्छा रहेगा, एक सपोर्ट तो रहेगा कि मुझे पता रहेगा कि पूरी सीरीज़ कैसे चली थी उस टॉपिक को से जुड़ी हुई। अब कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, तो फिर लिखोगे क्या। फिर अगला पार्ट आएगा आपका मेन बॉडी, मूल हिस्सा। मेन बॉडी यानी कि वो जो सबसे बड़ा बल्ज जो रहता है ना बीचों बीच, उस ऐसे का पेट, वो आएगा, उसको मेन बॉडी कहते हैं। मेन बॉडी में 2 चीज़ें लिखी जानी चाहिए, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। क्या लिखा मैंने, यस, मेन बॉडी। मेन बॉडी में आएगा कॉजेज, कारण, कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे।
वो सर्टेन टॉपिक था, उसके बारे में आपने उसका कारण बताया, क्यों हुआ ऐसा, कॉन्सिक्वेंसेस, इससे क्या हो गया, और कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर क्या लिखोगे, उस टॉपिक का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंगल। कॉजेज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एंगल। हिस्ट्री तो पहले ही लिख ली है ना बैकग्राउंड में। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लोग सीसेट की क्लास में आते क्यों नहीं है। उनको लगता है कि ऐसे ही उद्धार हो जाएगा। तो सबसे पहले हुआ इंट्रोडक्शन, कोट्स से, आयरनी से, फैक्ट से या कुछ प्रश्न से जिसने उत्सुकता जगा दी। उसके बाद हुआ डिफाइनिंग द सब्जेक्ट, उस टॉपिक को समझाया, और शुरुआत समझाने की कहाँ से हुई, इतिहास से। उसके बाद आप मेन बॉडी में आएंगे तो आप बताएंगे कॉजेज, क्या कारण रहे होंगे। तो अगर महिला सशक्तिकरण या आज की महिलाएं करके एक टॉपिक आ गया तो कारण बताने पड़ेंगे आपको कि कारण क्या थे कि पहले महिलाओं में इतनी शक्ति या सशक्तिकरण नहीं होता था। सामाजिक तत्व उसके, आर्थिक तत्व उसके, कि सबको कहाँ लगा दिया जाता था, खेतों पे काम पे लगा दिया जाता था, बंदिशें लगाई जाती थी, पर्दा सिस्टम होता था, यही तो लिखोगे। और फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी लिखो, जो भी जुड़ रहा है आपके दिमाग में, जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं पॉलिटिक्स से। और उसके बाद बताओगे कौन सी, इससे हुआ क्या, ये तो हुआ, इस कारण से हुआ, लेकिन वो जो कारण से हुआ उससे आज हमें क्या दिखता है, उसमें भी क्या बताओगे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कारण, सेम वही के वही। अब बल्ज इकट्ठा होगा आपका बड़ा सा। तो आप क्या कर रहे हो, बातें ही तो कर रहे हो एक तरीके से, बस आप समझाने चाह रहे हो उस टॉपिक को। शुरुआत में तो कुछ पता भी नहीं था ना, न्यू वुमन, क्या न्यू वुमन, क्या लिखें, ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स, उदाहरण। एग्जाम्पल होना ज़रूरी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या ध्यान रहे, लोग भूल जाते हैं, कैसे एग्जाम्पल दो। एजुकेशन से जुड़ा हुआ अगर टॉपिक मिल गया ऐसे में, एग्जाम्पल क्या दोगे, लोकल, अपने आसपास का एग्जाम्पल। मेरे घर के पास में भी सरकारी स्कूल हैं, मेरे शहर में या मेरे स्टेट में एक बड़ा विश्वविद्यालय है, या अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोई एग्जाम्पल दे सकते हो शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो 3 एग्जाम्पल होते हैं हर टॉपिक के, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जैसे वुमेन का आया या एजुकेशन का आया, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, वुमेन ले लेते हैं, तो लोकल में हम बता सकते हैं कि पंचायतों में क्या होता है, अधिकार दिया जाता है कि 50% क्या हो, रिजर्वेशन महिलाओं का हो, मध्य प्रदेश में, मेरे राज्य में। नेशनल में आप पार्लियामेंट की बात कर सकते हैं या फिर वुमेन्स कमीशन की बात कर सकते हैं। इंटरनेशनल में आप सीधे पहुंच जाओ यूनाइटेड नेशंस, ओके। उसके बारे में आप 2-3 पंक्तियां लिखो अच्छी खासी, ठीक है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है ना, नेशनल वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बातें करो। वो भी ध्यान में नहीं आ रहा तो थोड़ी यूनिसेफ की बात कर ली, ले दे के महिला सशक्तिकरण की बात करनी है आपको, ठीक है। नेशनल की बात कर ली तो कोई संस्था याद नहीं आ रही है, वुमेन कमीशन के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है तो मंत्रालय याद कर लो, बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय याद आ गया। सोचो ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी दूर तक, जितने एंगल बना बना के सोचोगे उतना अच्छा रहेगा, कंटेंट पूरा रहेगा। नहीं तो 3-4 पेज में ख़त्म हो जाओगे, 2 पेज में ही ख़त्म हो जाओगे, आपको 5 पेज तक जाना है आगे। तो एग्जाम्पल इकट्ठे हो गए मेरे पास 3 टाइप के अलग अलग। उसके बाद में फाइनली क्या करोगे, सॉल्यूशन दोगे, ठीक है। आपने टॉपिक को समझा, बताया, इतिहास बताया, अच्छी स्टार्ट करी, मेन बॉडी में कॉज और कॉन्सिक्वेंस बताया, एग्जाम्पल्स दे दिए 3 टाइप के, और फिर आप दे रहे हो उस सबके सॉल्यूशन आपके हिसाब से। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे सॉल्यूशन देते हो, या आपने कितना ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो पढ़ा होगा तो सॉल्यूशन भी तो पढ़े होंगे, क्या क्या हो सकते हैं। तो कहने का मतलब पता है क्या, ये जो मैंने बोला ना, टॉपर्स की कॉपियाँ पढ़ो, उनसे आप चीज़ें चुराओ भी, खींच लो, अच्छा इसने ऐसा लिखा था क्या। लोग करते हैं ऐसे ही, हर साल यही होता है, उसने चुरा लिया और वहीं छाप दिया, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा तो 6 से भी नहीं छाप पाओगे, लेकिन ध्यान में रहेगा तो उससे जुड़ा हुआ कुछ तो लिखोगे, वहीं पे काम हो गया आपका। अचानक से नहीं आने वाला है, कहने का मतलब ये है मेरा।
सॉल्यूशन के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, कंक्लूजन यानी कि समरी। ठीक है, समरी में क्या ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन शुरुआत में था वो क्या कंक्लूजन में भी एड्रेस हो रहा है, वो कंक्लूजन में आ रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि अब मैं टॉपिक को खत्म करने वाला हूँ, एंड होने वाला है टॉपिक, और मैं समराइज कर रहा हूँ हर चीज को। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन में ये लिखते हैं कि सर मैंने जितना भी ये लिखा, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैंने क्या बोलना चाहा है, ऐसा होना चाहिए। ये सब तो क्या हो गए, आपका पूरा ऐसे का पार्ट हो गए। अब इन सब में आपने बोलना क्या चाहा था, कंक्लूजन में आएगा। समरी उसी को तो कहते हैं, आप क्या बोलना चाहते थे, इतना सब कुछ तो बोल दिया, कहना क्या चाहते हो, वो कंक्लूजन में आता है। तो उसी को अंत कहते हैं कि फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए, खत्म, कंक्लूजन ओवर हो जाता है। समरी होती है ये बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये सब तो ध्यान में रखना ही है ऐसे लिखते वक्त। एक चीज़ ये याद रखनी है, इन सब के अलावा भी, इन सब के साथ में पहली चीज़ रहेगी इंटरलिंकेज। हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ता हुआ होना चाहिए, कोई भी इधर उधर ना भाग जाए, ऐसे के बाहर जंप ना लगा दे। इंटरलिंकेज, आपस में जुड़ा हुआ विषय हो, आपस में जुड़ी हुई लाइनें हो, आपस में जुड़े हुए पैराग्राफ हो, पूरा ऐसे मैं कहीं से मैं कुछ भी पढ़ लूँ, जुड़ा हुआ होना चाहिए, टॉपिक से जुड़ा हुआ हो, टॉपिक से बाहर ना हो। एग्जाम्पल्स तो हमने लिख ही लिए हैं। और तीसरा होता है साइड हेडिंग। साइड हेडिंग का मतलब होता है, लंबा चौड़ा ऐसे लिखना है आपको। पहली हेडिंग दोगे इंट्रोडक्शन, पहली हेडिंग तो आप ऐसे ही दोगे, उसके बाद आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप बीच में ये जो बॉडी आ रही है ना, इनमें भी तो आपको कुछ हेडिंग देनी पड़ेगी। जैसे ये योजना था, इसने एनवायरनमेंट बता दिया, तो एनवायरनमेंट में इसने सबसे पहले क्या लिख दिया, टाइम टू एक्ट। टाइम टू एक्ट क्या होता है, कुछ करने का समय। ये क्या हो गई, एक सब हेडिंग हो गई, या इसको साइड हेडिंग बोलते हैं। कुछ करने का समय आ गया है, ओके। उसके बाद लिखना शुरू करो कि हाँ क्या करने का समय आ गया है, कॉन्सिक्वेंसेस केसेस देख लिए हैं, अब क्या करने का समय आया है, सॉल्यूशन का समय आया है। तो आपने ये डाल दिया टाइम टू एक्ट, इसमें सॉल्यूशंस आ जाएंगे। उस तरीके से आप सब हेडिंग या साइड हेडिंग बनाते चले जाओ। साइड हेडिंग को जानने का सबसे अच्छा तरीका है योजना। योजना जब पढ़ोगे ना, या विजन भी अगर पढ़ते हो ना, तो आपको सब हेडिंग दिखती चली जाती है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वो फायदा होता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। जनरल स्टडीज़ के आंसर में और ऐसे के आंसर में फ़र्क होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ये जो पूरा पैटर्न है, ये मैंने आपको ऐसे का बताया है, जो 250 नंबर लेके आता है। हमको जाना है 850 के पार हर हाल में, ओके। जनरली मेंस में कितना स्कोर कर लेते हैं बच्चे कि वो इंटरव्यू में जाते हैं, उनकी स्कोरिंग रहती है, पिछले साल थी 719 समथिंग, 719 से ज़्यादा जिनके नंबर आए थे। मेंस में टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 1750। 1750 में से 719 नंबर जिनके आए थे वो सब इंटरव्यू में गए थे। उसके पहले भी इतना ही था, 1717 था, कुछ 1716 था, उसके भी पहले 1750 समथिंग कुछ था। मतलब ये 700 से 750 के आसपास ही घूमता है इंटरव्यू में अगर जाना हो तो। बाकी का इंटरव्यू में अलग से मार्क्स मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसके बाहर भी लाते हैं मेंस में, ठीक है, पहले से 1050 ले आते हैं, टेंशन ही नहीं इंटरव्यू की। जाएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, थोड़ा हंसाएंगे, हंसेंगे, आ जाएंगे, हंसाएंगे, हंसेंगे, वो तो काम करना नहीं है। लेकिन आप अपना कुछ मेन फोकस, जैसे ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लो, ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग कर लो। ऐसे और ऑप्शनल कितने हो रहे हैं अकेले में, 750, 250 के 2 ऑप्शनल और एक ऐसे 750। GS 1 2 3 में क्या करोगे, 4 में जो पढ़ा है वो लिखो। GS 1 2 3 4 ही तो पढ़ना पड़ता है हमको इतना सारा, ताकि हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकें। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आते हैं, उनको इंटरव्यू की टेंशन ही नहीं होती है। 90 तो मिल ही जाएंगे, बोलना आता है तो 250 में से 275 में से 90 तो मिल ही जाते हैं। बोलना आ गया इसको, तो बोलना सबको आता है,
ठीक है, जीके में कुछ नहीं आया, जुनैद अंसारी नो सर, आई डोंट नो सर, आई डोंट नो सर, यही करता रह गया, मार्क्स ही नहीं मिले उसको। तो मार्क्स नहीं मिले तो टॉप कैसे करा? आंसर राइटिंग तगड़ी थी उसकी। अक्षत जैन आंसर राइटिंग लूज, इंटरव्यू तगड़ा दे दिया। ठीक है, अक्षत जैन के समथिंग अराउंड 650 कुछ ऐसे ही कुछ आए थे, हल्के फुल्के मार्क्स आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, बट इंटरव्यू तगड़ा गया था। तो इंटरव्यू में बहुत नंबर मिल गए उसको 200 के पार मिले थे। नॉर्मली नहीं मिलते हैं किसी को 200 नंबर ऐसे ही। ठीक है, तो उसने आंसर राइटिंग भी ठीक ठाक करी, अच्छी करी, एवरेज मार्क्स मिले 50-50% के हिसाब से, और इंटरव्यू भी अच्छा चला गया। जुनैद अहमद अंसारी, उसने ये किया कि उसने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, इंटरव्यू में जाके थोड़े से वो डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं था, हर चीज़ में मना कर देना, आई डोंट नो सर, आई डोंट नो सर, बस यही चलता रहा 40 मिनट तक यही चला। बोले मैंने कुछ भी नहीं बोला, मेरे को बहुत छिला गया वहाँ पर रिजल्ट आया डायरेक्ट सेकंड रैंक, फर्स्ट आई थी, सेकंड आई थी, थर्ड रैंक आई थी। तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसा कौन बैठेगा समझाएगा, थोड़ा सा इसको फोकस करके समझ लेना। ठीक है, ऐसे में क्या क्या टॉपिक ध्यान रखने चाहिए? एनालिसिस जब आप करोगे, एंगल्स क्या क्या ध्यान में रखेंगे, लिख लो। एंगल्स दैट शुड बी कवर्ड इन ऐसे, निबंधों में ध्यान रखे जाने वाले कोण। एंगल्स दैट शुड बी कवर्ड इन ऐसे, निबंध में ध्यान रखे जाने वाले कोण, सारे लिख लो। सोशियल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, एथिकल, नैतिक, मोरल, दार्शनिक, एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय, लीगल, कानूनी, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। बाकी आपकी मर्जी से जोड़ो, कितने एंगल जोड़ सकते हो आप। और जब भूल जाओ ना कि एंगल ही भूल गया मैं, क्या लिखूं, सिलेबस याद कर लो जो सर ने दिया था। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो एंगल शुरू कर दो। ओके, इन सब के अंदर ही तो ये छोटे छोटे ये एंगल बोलने से नहीं लिख पाओगे। ठीक है, पढ़ पढ़ के ही एंगल क्लियर होंगे। सामाजिक तत्व के बारे में पढ़ते हैं तो हर लेक्चर में कुछ ना कुछ समाज की बातें मैं करता ही हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो जो मैं बातें बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, जो बातें जो बोली गई है ना, वो असल में काम आती हैं। वो केवल आधे लोग सिर्फ सुनते हैं और बैठे रह जाते हैं, उनका होना भी नहीं है। ठीक है, तो वो फ़ायदा नहीं देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और क्या बचा? बस इतना ही ध्यान रखना कि रेगुलर आप प्रैक्टिस करो, आधा आधा घंटा एक एक थीम पर। हर रोज़ जो भी आपको अखबार में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लगा, उसको लिखने की कोशिश करो पढ़ने के बाद। ऐसे ही नहीं तो कभी भी कुछ बन नहीं पाओगे आगे। पूरा पढ़ो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ऑस्कर मूवीज़ देखो थोड़ी सी। ऑस्कर जो प्राइज़ मिलता है जिन मूवीज़ को, वो फिलोसॉफिकली बड़ी तगड़ी होती हैं। उनको जब देखते हो ना तो वो दार्शनिक रूप से पता नहीं कहाँ जा रही होती हैं। तो आपका दर्शन शास्त्र बहुत अच्छा होगा। और सेकेंड सेक्शन ऐसे का फिलोसॉफी है। ऑस्कर की किसी मूवी की भी आप लाइनें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में मान्य है ऑस्कर। ठीक है, आईफा अवार्ड थोड़ी ना है खरीदा हुआ, ऑस्कर लायक लोगों को मिलता है। तो ऑस्कर मूवीज़ देखो बजाय वरुण धवन या आलिया भट्ट की, उससे कोई फिलोसफी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखना है तो ऑस्कर मूवीज़ देखिए, बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, बस यही था। आंसर ऐसे लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है सी सेट। इसको तो बहुत छोटे में ख़त्म कर दूंगा। सी सेट में होते हैं कुल मिला के 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चन में 3 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंजन। मैथ्स में आ जाते हैं लगभग 20 से 25 प्रश्न, रीजनिंग में आते हैं 30 से 35 प्रश्न, और कॉम्प्रहेंजन में आते हैं 20 से 25 प्रश्न। ठीक है, ये सब मिल के हो जाते हैं टोटल 80 क्वेश्चंस कुल मिला के। ठीक है, अब लाने कितने हैं आपको? 1/3 आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स
80 क्वेश्चन है, आपके कितने सही होने चाहिए? केवल 27 आपके सही होने चाहिए। ठीक, ध्यान ये रखना सी सेट में कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, तो क्या करें? या तो 27 क्वेश्चन करो और छोड़ दो, जो आपको 27 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। तो 27 क्वेश्चन अगर किए सारे सही तो 0 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब आप 0 गलत प्रश्न कर सकते हो। अगर आपने 30 क्वेश्चन किए तो आप कितने गलत कर सकते हो? 9 गलत कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ले देकर 27 क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। क्यों फोकस करना है 27 क्वेश्चन पर? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारे आंदोलन हुए थे कि सी सेट पहले 100 नंबर का होता था, उसको 80 नंबर का करो। सी सेट के अंदर ये जो कॉम्प्रिहेंड मैथ्स और रीजनिंग होती थी, इसको हटाओ। ठीक है, ये मैं इंग्लिश का सेक्शन ज़्यादा कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों को मैथ्स वगैरह आती नहीं है अच्छे से, तो मैथ्स हटाओ, या फिर इसको केवल क्वालिफाइंग करो। तो यूपीएससी ने बोला ठीक है, आप आपका आंदोलन कीजिए, हम हमारी तैयारी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यूपीएससी को क्या चाहिए? यूपीएससी को वो लोग चाहिए जिनके पास जीके हो, लिखने का तरीका आता हो, और साथ साथ में मैथ्स भी आती हो। तो ये वाला जो सेक्शन होता है ना, ये नकली होता है कॉम्प्रहेंजन का। क्यों? मैथ्स को अगर सॉल्व करोगे 20-25 क्वेश्चन, तो मैथ्स तो क्या होगी, या तो सही होगी या गलत होगी, और वो सॉल्व हो जाता है लगभग 30 मिनट्स में। रीजनिंग को सॉल्व करोगे तो उसमें शायद 1 घंटा लग जाता है, मतलब आपका 1.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो सकता है, आपके 60 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसमें तो डाउट ही नहीं होता, या तो सही है या गलत है, ये पता होता है। इसमें थोड़ा डाउट रहता है कि नहीं, रीजनिंग है, हो सकता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। कॉम्प्रिहेंजन में क्या होता है, 100 से लेकर 150 शब्दों का पैसेज होता है, और उसको पढ़ने के बाद कौन सा क्वेश्चन आता है, एक, तो टाइम पूरा वेस्ट। तो लोगों ने इसको ज़्यादा करो की डिमांड की थी, यूपीएससी ने क्या करा, इसको खतरनाक बना दिया कि हमको चाहिए तो वही लोग जो मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे हैं। करो तुम, तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है, बैठे बैठे करो तुम 25 क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिमाग और थक गया, और फिर वो आएगा 250 शब्दों वाला, और उसमें पूछेंगे 3 क्वेश्चन। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होता है ये छोड़ देना चाहिए। अगर आए तो करना चाहिए, लगता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो छोड़ दो। किस पे सबसे पहले फोकस करो, मैथ्स और रीजनिंग पर, और इन दोनों में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं हो जाएगा यार, छोड़ दो, दूर रहो, नेगेटिव मार्किंग लाएगा ये, क्योंकि ऑप्शंस बहुत पास पास में होते हैं। ठीक है, कितने भी मान हो जाओ आप, उलूल जुलूल कुछ भी किसी की भी किताब से निकाल के कुछ भी पटक देंगे, और एलियन लोगों से उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करवाएंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। इससे दूर रहना चाहिए, सीधी सी बात है। और अच्छा किस में बनना चाहिए, मैथ्स में। अगर नहीं हो अच्छे तो रेगुलर आधे घंटे की जो मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगा, अभी मेरे सीरीज़ नहीं बन पा रही है, मैं वो अपलोड करता चला जाऊँगा, उसकी आधे घंटे 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो है, उनको रेगुलर देख लो, और उसमें रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। 60 नंबर के क्वेश्चन कम तैयार हो जाएंगे, 55 या 50 या 60। करना कितने अल्टीमेटली, इतने सही करने। आप 27 पे कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, 27 के 27 सही हो चुके हैं, और एक पे भी, बाकी सब पे थोड़ा सा नहीं है कॉन्फिडेंट, छोड़ दो। कॉन्फिडेंट हो ना, 27 के 27 सही है। इनमें थोड़ी मेहनत लगेगी। जो अच्छे हैं उनको महीने भर में एक आध बार मॉक टेस्ट दे देना चाहिए, इंटरनेट पे बहुत मिलते हैं सी सेट के, या परचेस करके भी मिल जाते हैं। लेकिन जो थोड़े से बुरे हैं उनको हर दिन आधे घंटे की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जनरल स्टडीज़ में फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस किया दूसरों से ज़्यादा, लेकिन सी सेट में अच्छे नहीं थे तो लुढ़क गए। ये प्रॉब्लम होती है, सी सेट को हल्के में लिया जाता है बहुत ज़्यादा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये काम कंप्लीट।